नमस्कार साथियों, स्वागत है आप सभी का आपके अपने एजुकेशनल प्लेटफॉर्म जिसका नाम है एग्जाम फैक्ट। मैं रमेश चौहान आप लोगों का ताहे दिल से स्वागत करता हूं। देखिए साथियों, एस्टेट 2023 का ऑफिशियल नोटिफिकेशन हमारे पास आ चुका है। ठीक है, जिसके अंदर जो बहुत खूबसूरत बात हुई है वो ये है कि पहली बार एचटेट ने अपना डिटेल्ड सिलेबस हमारे सामने रखा है। इससे पहले तक हमको सिर्फ सिलेबस के नाम पर कुछ एक हेडिंग्स दे दी जाती थी, जो कि अपने आप में ही एक पूरा का पूरा सब्जेक्ट हुआ करता था। ठीक है, और उसमें से वो टोटली एग्जामिनर के ऊपर डिपेंड करता था कि वो हमसे क्या पूछने वाला है। लेकिन अब की बार एस्टेट ने ऐसा नहीं किया। एस्टेट ने एक कंप्लीट और डिटेल्ड सिलेबस हमको यहाँ पे दिया है। तो हम इस डिटेल सिलेबस को यहां पर पढ़ेंगे, देखेंगे क्या क्या चेंजेस इसके अंदर किए गए हैं और क्या क्या इसके अंदर फेरबदल हुआ है। ठीक है, तो चलिए, लेकिन उससे पहले मेरे मित्रों, आप सभी के लिए एग्जाम फैक्ट लेके आया है एस्टेट के फुल प्रिपरेशन के लिए, यानी कि जो कॉमर्स है आपका एस्टेट कॉमर्स, तो उसका जो 60 मार्क्स का जो पेपर होता है, 60 मार्क्स का जो सब्जेक्टिव पोर्शन होता है, उसकी फुल प्रूफ तैयारी के लिए आप हमारे बैच को ज्वाइन करें। इसके लिए आपको जो है एक नॉमिनल सी फीस पे करनी है। तो हमारे एग्जाम फैक्ट अकेडमी एप्लीकेशन को तुरंत प्ले स्टोर से डाउनलोड करें और अपनी तैयारी के अंदर चार चांद लगाए। हाँ, इसके अंदर हमारा अकाउंटिंग का जो सिलेबस है ऑलमोस्ट कंप्लीट हो चुका है। ठीक है, क्योंकि हम नए सिलेबस का ही वेट कर रहे थे। तो चलिए शुरू करते हैं बिना देरी करते हुए अपने सिलेबस की ओर। तो यहाँ पे जो सबसे पहली बात है वो ये है कि हमारे पास जो कॉमर्स के लिए जो सिलेबस अब की बार एस्टेट ने दिया है वो काफ़ी डिटेल में है, और जो कि मैं कहता हूँ कहीं ना कहीं आप लोगों के लिए बहुत ही ज़्यादा बेनिफिशियल होगा। कम से कम पता तो होगा कि सवाल पूछा क्या जाएगा, कहाँ से आएगा। तो जैसे कि कॉमर्स के लिए आपका जो ऑफिशियल सिलेबस, इसमें सबसे पहले आपका जो यूँ कहा जाए बिजनेस स्टडीज़ है ना, उसको दिया गया है। तो यहाँ पर आपको देखने को मिलेगा आपका बिजनेस, ट्रेड और कॉमर्स, यानी कि मोस्टली आपका 11th क्लास और बीकॉम फर्स्ट ईयर में जो पूछा जाने वाला जो टॉपिक है वो इसके अंदर है। ठीक है, बीकॉम फर्स्ट ईयर में ये ज़्यादातर पूछे जाते हैं। कहते हैं बिजनेस, उसका इंट्रोडक्शन या उसका क्लासिफिकेशन, हाउ मेनी टाइप्स ऑफ बिजनेस एक्टिविटीज, जैसे कि प्राइमरी और कह सकते हैं उसको आप प्राइमरी, सेकेंडरी, टर्शरी। बिजनेस रिस्क क्या है, ठीक है, नेचर ऑफ बिजनेस रिस्क और उसके जो क्लासेस हैं वो क्या है, या कॉजेज, भाई जो आपके बिजनेस रिस्क के जो कारण बनते हैं वो। इसके साथ ही यहाँ पे पूछा गया है फॉर्म्स ऑफ बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन, यानी कि जो आपका व्यावसायिक संगठन है वो कितने प्रकार का है। यहाँ पर सोल प्रोप्राइटर है, एचयूएफ है, तो आपका जो है कि भी पार्टनरशिप है, फिर आपका कोऑपरेटिव ऑर्गेनाइजेशन है, फिर आपका कंपनी ऑर्गेनाइजेशन है, और चॉइस अफेक्टेड द बिजनेस फॉर्म ऑफ बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन, यानी कि वो कौन कौन से फैक्टर हैं जो बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन के चॉइस को यूं कहा जाएगी भी, यूं कहा जाएगी, क्या कह सकते हैं उसको, बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन को किस तरीके से चूज करें, इसको किन किन बातों को ध्यान में रखकर किया जाता है, वो सारे के सारे पॉइंट्स इसके अंदर हैं। फिर आपका है प्राइवेट ऑर्गेनाइजेशन, पब्लिक ऑर्गेनाइजेशन, ग्लोबल एंटरप्राइजेज, ये क्या है, तो इसके अंदर डिपार्टमेंटल अंडरटेकिंग की बात कह रहा है, स्टेट्यूटरी जो कॉरपोरेशन है उनकी बात कह रहा है, गवर्नमेंट कंपनीज की बात पूछ रहा है। ठीक है, और ग्लोबल यानी कि एमएनसीज जो होती है हमारे पास, मल्टीनेशनल कंपनीज के बारे में पूछेगा। और फिर पब्लिक प्राइवेट पार्टनरशिप, ये बहुत बहुत इंपॉर्टेंट है भाई। देखो अब तो खैर नई बुक्स के अंदर तो पहले से अवेलेबल है, लेकिन पहले जो है कि भी ये सिर्फ और सिर्फ पोस्ट ग्रेजुएशन के लेवल पे जाके पता लगा था, क्योंकि साल 2011-12 के अंदर ही इसको यहाँ पे ज़्यादातर इंट्रोड्यूस किया गया था। अब नेक्स्ट पॉइंट पे कहता है कि सर जो बिजनेस है उसके अंदर अगला पॉइंट, तो बिजनेस सर्विसेज, तो जैसे कि बैंकिंग, इंश्योरेंस, पोस्टल, टेलीकम्युनिकेशन सर्विसेज, इनके बारे में आपसे पूछा गया है। हालांकि ये पहले इतना डिटेल में नहीं था, पहले हमको सिर्फ यहाँ पे बिजनेस सर्विस दिया गया था एक पॉइंट बना के, अब उसमें क्या क्या चीज़ें हैं वो खुद से इंश्योर करनी पड़ती थी। नेक्स्ट, इमर्जिंग मोड्स ऑफ बिजनेस, तो ई कॉमर्स क्या है, ये ई बिजनेस क्या है, तो ये हमारे पास होता है। फिर यहाँ पे सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी ऑफ बिजनेस, कहता है जो व्यवसाय है उसकी जो सामाजिक उत्तरदायित्व है उसके बारे में, तो सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी क्या होता है, कितने तरह से निभाई जा सकती है, कैसे अकाउंटिंग करेंगे इसका। ठीक है, बिजनेस एथिक्स, यानी कि जो आपका व्यवसाय और नैतिक, व्यवसाय की नैतिकता की बात करता है इधर। ठीक है, फिर यहाँ पे नेचर एंड सिग्निफिकेंस ऑफ मैनेजमेंट, तो मैनेजमेंट क्या है उसका इंट्रोडक्शन, नेचर ऑफ मैनेजमेंट, लेवल्स ऑफ मैनेजमेंट, फंक्शंस ऑफ मैनेजमेंट, कोऑर्डिनेशन, तो इन पॉइंट्स को हम यहाँ पे अच्छे तरीके से देखेंगे। और उसके बाद जो अगला पॉइंट हमारे पास आता है वो है प्रिंसिपल्स ऑफ मैनेजमेंट। ये वन ऑफ द मोस्ट फेवरेट टॉपिक ऑफ एस्टेट है भाई, इसको यहाँ पे तो बिल्कुल ही नहीं इग्नोर करना। कहते हैं प्रिंसिपल्स ऑफ साइंटिफिक मैनेजमेंट जो कि टेलर ने दिए हैं, और प्रिंसिपल्स ऑफ जनरल मैने या जनरल प्रिंसिपल्स ऑफ मैनेजमेंट, या इनको एडमिनिस्ट्रेटिव प्रिंसिपल्स ऑफ मैनेजमेंट भी बोला जाता है। ठीक है, एडमिनिस्ट्रेटिव प्रिंसिपल्स ऑफ मैनेजमेंट। नेक्स्ट, बिजनेस इन्वायरमेंट, तो यहाँ पे कॉन्सेप्ट ऑफ बिजनेस इन्वायरमेंट क्या है, कितने तरह के हो सकता है।
डायमेंशंस क्या है उसके, फिर यहाँ पे जो यूँ कहते कॉन्सेप्ट्स ऑफ डिमोनेटाइजेशन, ठीक है। डिमोनेटाइजेशन हमारे पास उसके कॉन्सेप्ट को रीड करना है। हालांकि डिमोनेटाइजेशन आप सभी को पता है, ठीक है, पता है ना रात के 12 बजे मोदी जी आए थे टीवी पे, मेरे मित्रों। तो चलिए जो भी है उस कॉन्सेप्ट को भी यहाँ पे लेके आया जा रहा है। अब कहते हैं प्लानिंग। प्लानिंग क्या है भाई, इसका कॉन्सेप्ट क्या है, टाइप्स ऑफ प्लान क्या होते हैं, ऑर्गेनाइजिंग। तो यहाँ पे ऑर्गेनाइजिंग एज अ प्रोसेस, तो इसकी कंप्लीट प्रोसेस को दिखाया जाता है, किस तरीके से संगठन बनाया जाता है। ऑर्गेनाइजेशनल स्ट्रक्चर क्या है, डेलीगेशन ऑफ अथॉरिटीज एंड ऑफ अथॉरिटीज एंड डिसेंट्रलाइजेशन क्या होता है, इसके कॉन्सेप्ट को भी यहाँ पे लेके आया गया। हालांकि ये बहुत सारे टॉपिक्स पहले भी हम रीड किया करते थे, लेकिन डिटेल में नहीं होता था, तो बस अपनी तरफ से हम लोग मानते थे कि हाँ ये चीज़ें इसके अंदर आती हैं, तो इसलिए लेकिन अब की बात बहुत अच्छा किया कि ये सिलेबस काफ़ी डिटेल में आपके सामने है। नेक्स्ट स्टाफिंग है। स्टाफिंग का मतलब इसके इंपॉर्टेंस है, मतलब है उसका रिक्रूटमेंट क्या होता है, सिलेक्शन क्या होता है, ट्रेनिंग एंड डेवलपमेंट क्या होता है, ट्रेनिंग कितने तरीके से दी जा सकती है, डेवलपमेंट किस तरीके से किया जा सकता है, कौन कौन से जो कहा जाए मेथड्स अप्लाई करे जा सकते हैं। फिर यहाँ पे कहता है डायरेक्टिंग क्या होता है, जिसको निर्देशन कहते हैं हिंदी में, डायरेक्टिंग, उसकी इंपॉर्टेंस, उसके प्रिंसिपल्स, क्योंकि डायरेक्शन के हमारे पास अलग अलग बहुत सारे प्रिंसिपल्स है, तो उनको यहाँ पे देखेंगे। फिर सुपरविजन क्या होता है, मोटिवेशन क्या होता है, लीडरशिप। यहाँ पे इनको सिर्फ आपकी एक पॉइंट मत मान लेना, ये पॉइंट नहीं है भाई, ये अपने आप में एक फुल चैप्टर है, क्योंकि मोटिवेशन क्या है, मीनिंग, फीचर्स वगैरह तो साथ में है। यहाँ पे बहुत सारी मोटिवेशन की थ्योरी है, अलग अलग पर्सन ने इसकी थ्योरीज यहाँ पे लॉन्च करी है, तो ये मेरे ख्याल से 8-10 थ्योरीज वहाँ पे मौजूद है। फिर लीडरशिप, तो लीडरशिप क्या है, लीडरशिप ट्रेट, एक लीडर के क्या क्या क्वालिटीज होती हैं, ठीक है। और यूं कहा जाए कि भी एक अच्छे लीडर में क्या क्या हाँ क्वालिटीज होती है, और साथ में ही लीडरशिप की बहुत सारी थ्योरीज हैं, उनको यहाँ पे देखना है। फिर यहाँ पे कम्युनिकेशन, तो कम्युनिकेशन क्या होता है, कितने तरह से किया जा सकता है, वेरियस टाइप्स ऑफ कम्युनिकेशन हम यहाँ पे पढ़ेंगे। फिर बात करता है कंट्रोलिंग, नियंत्रण, तो ये नियंत्रण का मतलब क्या होता है, कंट्रोलिंग, कॉन्सेप्ट ऑफ कंट्रोलिंग। फिर कंट्रोलिंग प्रोसेस को आइडेंटिफाई करना और समझाना। फिर कंट्रोलिंग टेक्निक्स, ये डिटेल में दिया हुआ भाई, इधर देखो। पहले सिर्फ कंट्रोलिंग लिख के रख दिया जाता था, तो हम वहाँ पे सिंपल मीनिंग करके कई बार छोड़ देते थे, लेकिन अब की बार उन्होंने बोला कंट्रोलिंग प्रोसेस और कंट्रोलिंग टेक्निक्स, ये प्रॉपर तरीके से हो। नेक्स्ट कंट्रोलिंग टेक्निक्स आपके पास बहुत सारी हैं, बजटरी कंट्रोल है, और भी यूँ कहा जाए कि भी कई टेक्निक्स हैं जिनका इस्तेमाल या यूज़ हम, या जो अपनी क्लासेज होंगी हमारी एप्लीकेशन पे, उनके अंदर हम प्रॉपर डिटेल में डिस्कस करेंगे इनको, ठीक है। फिर बिजनेस फाइनेंस, तो बिजनेस फाइनेंस के अंदर कहता है कि भी बिजनेस जो है कि फाइनेंस मैनेजमेंट क्या है, फाइनेंशियल डिसीजन किस तरीके से लिए जाते हैं, क्या होते हैं, फाइनेंशियल प्लानिंग क्या है, कैपिटल स्ट्रक्चर क्या होता है, फिक्स्ड एंड वर्किंग कैपिटल क्या है, ठीक है। इनके बारे में कंप्लीट डिटेल हम यहाँ पे पढ़ेंगे। नेक्स्ट फिर कहता है मार्केटिंग एंड मार्केटिंग मिक्स, तो देखिए मार्केटिंग क्या होता है, एलिमेंट्स ऑफ मार्केटिंग मिक्स क्या होता है, वो आपने देखा होगा, एम मार्केटिंग मिक्स के अंदर बहुत सारे हैं, एक वो प्रोडक्ट मिक्स होता है, प्राइस मिक्स होता है, वो भी सब मार्केटिंग मिक्स के ही पार्ट हैं। नेक्स्ट हमारे पास है इंट्रोडक्शन टू अकाउंटिंग, तो देखिए ये जो सिलेबस आपका पहले ए पोर्शन या ए पॉइंट के अंदर दिया हुआ है, ये सारा का सारा हम लोग जो है कि ज़्यादा नहीं कहते, तो कम से कम 15 से 20 क्लासेस के अंदर उम्मीद करता हूँ कि ज़्यादा ही भले ही हो जाए, क्योंकि सिलेबस काफ़ी वास्टेड है। एक टॉपिक को अगर एक वीडियो में भी कवर करा जाए, एक लेक्चर में भी कवर करा जाए, तो काफ़ी लंबा चौड़ा हो जाएगा, ठीक है। और उसके साथ ही हमारा जो अकाउंटिंग है, देखिए इधर इसको लेके चलते हैं। ये कहता है कॉन्सेप्ट्स ऑफ अकाउंटिंग, ठीक है, बेसिक्स ऑफ अकाउंटिंग, भाई जो आपका अकाउंटिंग क्या है उसकी जो बेसिक इन्फॉर्मेशन है, बेसिक अकाउंटिंग टर्म है, जैसे कैपिटल क्या होता है, अकाउंट क्या होता है, ये सब बातें, ड्राइंग क्या होता है, ये सब सारे के सारे जो मिनिमम जो 11th क्लास में मेनली पूछे जाते हैं, और ग्रेजुएशन के फर्स्ट ईयर के अंदर ये यहाँ पे देखने को मिलते हैं। उसके साथ साथ थ्योरी बेस ऑफ अकाउंटिंग, तो यहाँ पे फंडामेंटल्स अकाउंटिंग अजम्पशंस क्या है, यानी कि गैप्स, प्रिंसिपल्स ऑफ अकाउंटिंग, ठीक है। बेसिक अकाउंटिंग कॉन्सेप्ट्स, सिस्टम ऑफ अकाउंटिंग, बेसिक ऑफ या बेसिस ऑफ अकाउंटिंग, फिर यहाँ पे अकाउंटिंग स्टैंडर्ड्स, गुड्स एंड सर्विसेज, टैक्सेस, तो इन सब को हम यहाँ पे अगर मैं बात करूँ तो जो भी पॉइंट नंबर बी के अंदर हैं, ये सब के सब हम अपनी क्लासेस ऑलरेडी दे चुके हैं, ठीक है। हमारी एप्लीकेशन पर इनसे रिलेटेड बहुत सारी क्लासेस है, अभी बचा क्या है इधर, तो हमारे पास गुड्स एंड सर्विसेज बचा हुआ है उधर, ठीक है। तो बिजनेस ट्रांजैक्शन 1, तो बिजनेस ट्रांजैक्शन क्लियर कर चुके हैं हम लोग, सोर्स डॉक्यूमेंट पढ़ चुके हैं, अकाउंटिंग इक्वेशन पढ़ चुके हैं, डबल एंट्री सिस्टम, जर्नल लेजर सब पढ़ चुके हैं हम। उसके बाद फिर कहता है रिकॉर्डिंग ऑफ ट्रांजैक्शन 2, तो कैश बुक हम कंप्लीट कर चुके हैं, सब्सिडरी बुक्स को हम कंप्लीट कर चुके हैं।
बैंक रिकंसिलिएशन स्टेटमेंट हमने बहुत अच्छे से पूरा एक ही क्लास के अंदर इसको निचोड़ डाला है। ठीक है, ये हमारे पास पॉइंट नंबर बी। तो ये जो मोस्टली हमारे पास है वो हमने यहाँ पे कवर अप कर रखा है। अब यहाँ पे अगले पॉइंट पे कहता है अकाउंटिंग के अंदर ही ये कहता है भी हमारे पास, बोले सर यहाँ पे अब कहता है बी पार्टी चल रहा है ये, ठीक है, कोई आफत वाली बात नहीं है कि भी क्या है। तो बी पार्टी हमारे पास चल रहा है, इसके अंदर ट्रायल बैलेंस एंड रेक्टिफिकेशन ऑफ एरर ये भी हम कर चुके हैं अच्छे से। फिर यहाँ पे डेप्रिसिएशन प्रोविजन रिजर्व्स ये भी हम कवर अप कर चुके हैं। फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स विद एडजस्टमेंट और सोल प्रोप्राइटर ये अभी हमारा पेंडिंग है। ठीक है, उसके साथ अकाउंटिंग फॉर पार्टनरशिप बेसिक, तो ये बेसिक हमारा सारा कंप्लीट हो चुका है। और रिकॉन्स्टिट्यूशन ऑफ पार्टनरशिप एंड एडमिशन ऑफ ए न्यू पार्टनर ये भी हमारा कवर हो चुका है कंप्लीट, इसमें कुछ भी हमने छोड़ा नहीं है। ऐसे जैसे चेंज इन प्रॉफिट एंड लॉस होगा तो क्या किस तरीके से करेंगे, गुडविल की वैल्यूएशन, गुडविल का जो है कि भी ट्रांजैक्शन किस तरीके से रिकॉर्ड करेंगे। ठीक है, एडमिशन होता है एक पार्टनर का तो किस तरीके से वो अपना हिस्सा बाकी पार्टनर्स पे से लेता है। ठीक है, जब नया प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो वो किस तरीके से कैलकुलेट किया जाता है। गेन सैक्रिफाइस रेशियो क्या होता है, ट्रीटमेंट ऑफ गुडविल यानी कि गुडविल के लिए अकाउंटिंग किस तरीके से करेंगे। तो एडजस्टमेंट्स ऑफ रिजर्व हम कर चुके हैं। एक्यूमुलेटेड प्रॉफिट्स एंड लॉस, रीवैल्यूएशन ऑफ असेट्स एंड रीअसेसमेंट ऑफ लाइबिलिटी ये भी हम कर चुके हैं। और एडजस्टमेंट ऑफ कैपिटल ये भी हम यहाँ पे कवर अप कर चुके हैं। फिर नेक्स्ट हमारे पास है रिकॉन्स्टिट्यूशन ऑफ पार्टनरशिप फर्म, तो इसका लेक्चर अभी रेडी है मेरे ख्याल से। ये जो अभी लेक्चर बन रहा है इसके मेरे ख्याल से 1 घंटे के बाद आपको ये भी मिल जाएगा। और देखा जाए ये सारा का सारा हमारे पास डिसोल्यूशन, तो यानी कि पार्ट बी हमारे पास ऑलमोस्ट कवर है। ठीक है भाई, तो नेक्स्ट आपका आ गया पॉइंट नंबर सी के ऊपर, कहता है फॉर्मेशन ऑफ ए कंपनी। कहता है कंपनी को क्या कितने तरीके से बनाया जाए, स्टेजेस ऑफ फॉर्मेशन ऑफ ए कंपनी। तो कंपनी बनाने में कितनी स्टेजेस इन्वॉल्व होती हैं, कौन कौन से डॉक्यूमेंट्स हमको यहाँ पे चाहिए। ठीक है, सोर्सेज ऑफ बिजनेस फाइनेंस, तो बिजनेस फाइनेंस के सोर्सेज, तो उनका कॉन्सेप्ट क्या है, ऑन कैपिटल क्या होती है, एंड बोरोड फंड्स क्या होते हैं, और उनके सोर्सेज की बात भी करता है कहाँ कहाँ से हम ले सकते हैं। फिर अकाउंटिंग फॉर शेयर कैपिटल, तो ये हमारे पास जो भी है कि भाई आपका शेयर्स क्या होते हैं, कितने तरह का होता है, शेयर कैपिटल क्या होती है, किस तरीके से इशू किया जा सकता है, और उनका जो रिडम्पशन है या यूं कहा जाए कि भी फॉरफीचर ऑफ शेयर्स है वो किस तरीके से किया जाता है, उसका कंप्लीट अकाउंटिंग ये भी हम यहाँ पे अपनी जो है क्लासेस के अंदर करने वाले हैं। नेक्स्ट इशू ऑफ डिबेंचर, तो यानी कि मीनिंग ऑफ डिबेंचर, टाइप ऑफ डिबेंचर्स, इशू ऑफ डिबेंचर्स, अकाउंटिंग ट्रीटमेंट। ध्यान दें डिबेंचर्स को किस तरीके से इशू किया जा सकता है तो उसकी कंप्लीट डिटेल यहां पे पूछी गई है। ठीक है, और हमने वो पढ़नी भी है। टर्म ऑफ इशू ऑफ डिबेंचर्स, कहते हैं कि भी जो डिबेंचर्स को इशू किया जा सकता है उसकी टर्म एंड कंडीशंस की बात करते हैं। जैसे कि भी डिबेंचर्स को हम एट प्रीमियम पर डिस्काउंट करते हैं, एट पार पर डिस्काउंट प्रीमियम पर इशू करते हैं, एट पार पर इशू करते हैं, या एट डिस्काउंट पर इशू करते हैं। तो ये हमारे पास टर्म्स ऑफ इश्यूज हैं। और इसके साथ साथ ये जो अलग अलग टाइप के डिबेंचर होते हैं तो उनको भी यहाँ पे कंसिडर कर लेना चाहिए हमें। ठीक है, इंटरेस्ट ऑन डिबेंचर्स, तो डिबेंचर्स पे जो इंटरेस्ट होता है उसको कैसे कैलकुलेट करते हैं, किस तरीके से बुक ऑफ अकाउंट्स में दिखाया जाता है, ये भी हम पढ़ेंगे। राइटिंग ऑफ डिस्काउंट एंड लॉस ऑन इशू ऑफ डिबेंचर्स, भाई इशू डिबेंचर्स को इशू करने पर जो डिस्काउंट दिया जाता है उसको किस तरीके से बुक ऑफ अकाउंट्स में राइट ऑफ किया जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट फाइनेंशियल स्टेटमेंट ऑफ अ कंपनी, तो यहाँ पे टाइप्स ऑफ फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स, तो देखिए जो हमारे पास अलग अलग फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स है उनके बारे में बात करें, जैसे कॉमन साइज स्टेटमेंट है, कंपैरेटिव स्टेटमेंट है, वर्टिकल स्टेटमेंट है। ठीक है, इन सभी को हम यहाँ पे पढ़ेंगे। फिर कहता है रेशियो एनालिसिस, ये भी भाई बहुत इंपॉर्टेंट है क्योंकि इसमें से मेनली यार पिछली बारी तो क्वेश्चन नहीं आया लेकिन इसमें से क्वेश्चन जो है आने के चांसेस बहुत ज़्यादा बने रहते हैं। रेशियो एनालिसिस, ठीक है, यानी कि अकाउंटिंग रेशियोज क्या होते हैं, कितने तरह का होता है। ठीक है, उसके ऑब्जेक्टिव्स के भी हमको इनकी ज़रूरत क्यों पड़ती है, इसके फायदे क्या है, लिमिटेशंस ऑफ अकाउंटिंग रेशियोज। ठीक है, इनकी कमियां आपको बतानी है। सर क्या इनको कंप्लीट हमने रीड करना, तो देखिए जब इसने टाइप्स ऑफ अकाउंटिंग रेशियो बोल दिया ना तो इसमें ऑल काइंड ऑफ रेशियोज वी हैव टू रीड, हमको सारे रेशियोज को पढ़ना होगा। वो कहीं से भी क्वेश्चन पूछ सकता है, ये मत सोचना कि सर यहाँ पे तो रेशियोज के नाम नहीं दिए गए, तो उसने बोल दिया टाइप्स, टाइप्स बोल दिया उसने, तो बस मामला ही खत्म, शब्दों पे जाया करो। नेक्स्ट कैश फ्लो स्टेटमेंट, तो क्लासिफिकेशन ऑफ एक्टिविटीज फॉर प्रिपरेशन ऑफ द कैश फ्लो स्टेटमेंट, भाई कैश फ्लो स्टेटमेंट बनाते हैं तो उनको कितनी कैटेगरीज में, यानी कि जो एक्टिविटीज उनको कितनी कैटेगरीज में डिवाइड करा, हर एक एक्टिविटी से किस तरीके से हम कैश का फ्लो आइडेंटिफाई करेंगे। ठीक है, कैश फ्लो स्टेटमेंट किस तरीके से बनाया जाता है AS3 के रूल्स के अकॉर्डिंग, ये सब यानी कि आपसे वो पूछ लेगा कैसे, क्लास में देखें। अब नेक्स्ट अगला पॉइंट हमारे पास है वो कहता है ओवरव्यू ऑफ कंप्यूटराइज्ड अकाउंटिंग सिस्टम। देखिए हमारे पास जो ये
चीज़ें आ गई ना, ये थोड़ा सा, हालांकि पहले भी होती थी लेकिन इसके अंदर अब थोड़ा सा आपको डिटेल में जाना होगा, क्योंकि ये कह सकते हो आप, ये दोनों के दोनों जो हमारे पास पोर्शन है ना, ये बड़े ही इंपॉर्टेंट है भाई। क्योंकि ये जिस भाई बंधु ने थोड़ा बहुत 11वीं में पढ़ लिया था, या ऐसा मान लो जिसको टैली का नॉलेज है, बिजी सॉफ्टवेयर, जिसने अकाउंटिंग सॉफ्टवेयर और यूं कहा जाए अकाउंटिंग इंफॉर्मेशन सिस्टम को जो जानता है थोड़ा बहुत प्रैक्टिकली, तो वो इन चीज़ों को अच्छे से कर पाएगा। और मुझे उम्मीद है कि अब की बार एस्टेट, क्योंकि देखिए आज का ज़माना ही हमारे पास कंप्यूटराइज्ड अकाउंटिंग का है, तो मुझे अब की बार उम्मीद है, क्योंकि इन्होंने स्पेसिफिकली एक बहुत लंबा चौड़ा सिलेबस इसके रिगार्डिंग दिया हुआ है, तो मुझे उम्मीद है कि यहाँ पे इसमें से क्वेश्चन काफ़ी ज़्यादा पूछने को या देखने को मिलेंगे। तो यहाँ पे कहता है इंट्रोडक्शन क्या होता है भाई, कंप्यूटराइज्ड अकाउंटिंग सिस्टम क्या है, एप्लीकेशन इन अकाउंटिंग, ठीक है, जो कंप्यूटराइज्ड अकाउंटिंग सिस्टम है उसके यूजेस की बात करेगा, फीचर्स ऑफ कंप्यूटराइज्ड अकाउंटिंग सिस्टम, स्ट्रक्चर ऑफ कंप्यूटराइज्ड अकाउंटिंग सिस्टम, ठीक है, सॉफ्टवेयर पैकेज जैसे कि जेनेरिक पैकेज, स्पेसिफिक पैकेज, टेलर्स पैकेज। जेनेरिक का मतलब सामान्य सा, स्पेसिफिक मतलब जरूरत के मुताबिक, और टेलर होता है यानी कि भी आपने सब कुछ अपनी जरूरत के मुताबिक हर चीज मॉडिफाई करा ली, ठीक है। अरे जेनरिक का मतलब तो कह लो यार सिंपल सा आपका रेडीमेड कपड़ा। अब रेडीमेड कपड़े को जब आप टेलर के पास थोड़ा बहुत एडजस्ट ही कर ले तो स्पेसिफिक हो जाएगा, और सारा का सारा आप कपड़ा भी खुद ही लेके गए हो टेलर के पास और अलग अलग लिया सब कुछ, और फिर जाके टेलर से सिलवाते हो कि भी सब कुछ अपनी स्पेसिफिकेशन के अकॉर्डिंग, तो उसको टेलर मेड सॉफ्टवेयर कहा जाता है, ठीक है। जैसे हम कहते हैं ना कि भी यार ये फलानी कंपनी का बिजी सॉफ्टवेयर है ना यार, वो तो बिल्कुल ही अलग है बाकियों से, तो क्योंकि जैसी कंपनी की नीड वैसा वो अपने लिए सॉफ्टवेयर तैयार करवा लेती है। फिर नेक्स्ट, अकाउंटिंग एप्लीकेशन ऑफ इलेक्ट्रॉनिक सेपरेट शीट। यहाँ पे कहते हैं कि भी जो आपकी एम एस एक्सेल की बात करता है, एम एस एक्सेल, तेरा भला हो गया काम तुम्हारा तो भाई। एम एस एक्सेल को किस तरीके से यूज करोगे, ये तो भाई साहब कंप्यूटर आपको एम एस एक्सेल ही सिखाना पड़ेगा। कहते हैं कॉन्सेप्ट्स ऑफ फीचर्स ऑफ इलेक्ट्रॉनिक सेपरेट शीट, एप्लीकेशन ऑफ जनरेटिंग अकाउंटिंग इंफॉर्मेशन, बैंक रिकंसिलिएशन स्टेटमेंट किस तरीके से आप बना सकते हो, ठीक है। उसके बाद असेट्स अकाउंटिंग, फिर आपका लोन है, फिर आपका रिपेमेंट ऑफ लोन है, शेड्यूल है, रेशियो एनालिसिस है। इन सभी के अंदर इलेक्ट्रॉनिक स्प्रेडशीट यानी कि एमएस एक्सेल आप कह सकते हो, या फिर आप सेपरेट शीट के अंदर बहुत सारी एप्लीकेशंस हमारे पास आ जाती हैं। एम एस एक्सेल सबसे मेन नाम आता है, बाकी मुझे नाम याद नहीं आ रहे, क्योंकि अरे डब्ल्यू पी एस को देख लो यार, डब्ल्यू पी एस तो मेरे ख्याल से आपके मोबाइल में मिलेगा। वो भी क्या कर रहा है, वो भी एक सेपरेट शीट आपको दे रहा है, यानी कि कितने सारे ऑनलाइन ऐसे प्ले स्टोर से भी आप एप्लीकेशन डाउनलोड करते हो, वो सब क्या करते हैं, एम एस एक्सेल जैसे ही सेपरेट शीट आपको देते हैं। तो उसके यूजेस क्या क्या अकाउंटिंग में, वो हम यहाँ पे देखेंगे। नेक्स्ट, डाटा रिप्रेजेंटेशन, तो किस तरीके से ग्राफ बना सकते हैं, चार्ट में, डायग्राम में, कैसे डाटा को रिप्रेजेंट किया जा सकता है, इसको आपसे पूछेगा। अब ये कहाँ दिखाया जाएगा, तो मेनली आपका अकाउंटिंग, लेकिन कौन सी, कंप्यूटराइज्ड अकाउंटिंग के अंदर। ये भी आपका टैली के रिगार्डिंग है कि टैली में किस तरीके से दिखाओगे, और उसके साथ साथ एम एस एक्सेल से रिगार्डिंग है, ठीक है, क्योंकि जितने भी ग्राफ्स वगैरह प्रिपेयर होते हैं वो मोस्टली एम एस एक्सेल में ही होते हैं, ठीक है। नेक्स्ट, कंप्यूटराइज्ड अकाउंटिंग सिस्टम, ये तो मतलब इन्होंने धुआं उठा दिया प्रॉपर तरीके से। तो स्टेप्स इन इंस्टॉलिंग या फिर कंप्यूटराइज्ड अकाउंटिंग सिस्टम, भाई कोई भी कंप्यूटर अकाउंटिंग सिस्टम उसको इंस्टॉल करने के लिए कौन कौन से स्टेप्स हमको लेने होते हैं। कोडिफिकेशन एंड हायरार्की ऑफ अकाउंट्स हेड। नेक्स्ट, क्रिएशन ऑफ अकाउंट्स, कहता है अकाउंट्स को कैसे क्रिएट करते हैं। डाटा एंट्री, वैलिडेशन और वेरिफिकेशन, एडजस्टमेंट एंट्रीज, प्रिपरेशन ऑफ बैलेंस शीट, प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट विद क्लोजिंग एंड ओपनिंग एंट्रीज, नीड एंड सिक्योरिटी फीचर ऑफ द सिस्टम। तो मेरे बंधुओं आइए आपको टैली सिखाते हैं, ठीक है। ये सब वही है जो टैली में होता है, किस तरीके से आप कोड डालते हो, कोडिफिकेशन करते हो, हायरार्की ऑफ अकाउंट हेड, जो अकाउंट्स के अलग अलग हेड के अकाउंट है ना, जैसे कि भी एक्सपेंसेस अकाउंट हो गया, ये हमारे पास कहते हैं कि भी इनकम अकाउंट, ये अलग अलग हेडिंग्स में जो अकाउंट बनते हैं, तो उनकी चेन, उनकी हायरार्की, उनकी सीरीज कैसे बनाते हैं, फिर एक अकाउंट कैसे ओपन किया जाता है, ठीक है, उसके अंदर डाटा कैसे लिखा जाता है, एंट्री कैसे करी जाती है, वैलिडेशन यानी कि सोर्स डॉक्यूमेंट्स के बिहाफ पे किस तरीके से उनको वेरीफाई किया जाता है, एडजस्टमेंट एंट्रीज कैसे करी जाती है अकाउंटिंग सिस्टम, कंप्यूटराइज्ड अकाउंटिंग सिस्टम में, जो आपके बैलेंस शीट कैसे बनाई जाती है, प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट कैसे बनाया जाता है, और क्लोजिंग एंड ओपनिंग एंट्री कैसे करी जाती है, ये, और नीड एंड सिक्योरिटी फीचर्स ऑफ दिस सिस्टम। भाई साहब ऐसे मान लो पूरा का पूरा बिजी सॉफ्टवेयर और टेली सॉफ्टवेयर घुसेड़ दिया इन्होंने, परमात्मा ही तुम्हारा रखवाला है। लेकिन हम बैठे हैं, हम आपको इस चीज़ की कंप्लीट इन्फॉर्मेशन देंगे किस तरीके से क्या होता है, चिंता ना करें। फिर कहता है एमएसएमईज एंड बिजनेस इंटरप्राइजेस, तो कहता है कि मीनिंग ऑफ स्मॉल स्केल इंटरप्राइजेस,
भाई मेरा तो वन ऑफ द मोस्ट फेवरेट टॉपिक है। इसमें से आप ये मत मानिएगा कि सीधे क्वेश्चन पूछे जाते हैं, क्योंकि एमएसएमई के साथ है ना, हमारी केंद्र सरकार भी बड़ी ही मजे लेती रहती है। इनकी डेफिनेशन हर साल चेंज कर दी जाती है, कभी यहाँ पे इनके टर्नओवर के बिहाफ पे, कभी इनकी जो है कि भी इलेक्ट्रिक नीड के बिहाफ पे, कभी इनके अंदर वर्किंग फोर्स के बिहाफ पे। इनकी डेफिनेशन में है ना टाइम टू टाइम चेंजेस आते रहते हैं, क्योंकि जिस तरीके से इन्फ्लेशन हो रहा है, महंगाई बढ़ रही है, तो अब इनकी जो मिनिमम पेड अप कैपिटल है ना, उसके बिहाफ पे इनको मेनली आइडेंटिफाई करा जाता है। इनके अंदर काम करने वाले एम्प्लॉयज़ की संख्या के बिहाफ पे इनको आइडेंटिफाई करा जाता है, और इनमें टाइम के साथ साथ चेंजेस आते रहते हैं। तो इनको तो हम कंप्लीट जो है कि भी जो करंट सिनेरियो चला हुआ है उसके अकॉर्डिंग ही पढ़ेंगे। ठीक है भाई, तो उम्मीद करता हूं कि आपको ये कंप्लीट सिलेबस समझ में आ गया होगा। अगर आप मेरी राय मानो कि सर आप क्या मानते हो इस सिलेबस को, तो मेरी राय ये है कि इस सिलेबस को अगर आपने विद इन मंथ कवर करना है तो विदाउट हेल्प इट इज नॉट पॉसिबल। बहुत ही ह्यूज सिलेबस है भाई, बहुत ही लंबा चौड़ा सिलेबस है। और यूं कहा जाए, आप सिर्फ अकाउंटिंग पे फोकस मत करना। इधर है ना कि भाई आपको जो भी दिख रहा है, अरे नहीं थोड़ा सा ही है सर, हो जाएगा। अगर पर्सनली मैं अपनी राय दूं तो सिलेबस बहुत ज्यादा है यार। ओह, वैसे कौन करता है यार, एक महीने पहले सिलेबस दे के इतना लंबा चौड़ा? कौन कहता है कि पेपर दिलाएंगे आपसे? इतना लंबा चौड़ा सिलेबस है कि इसके लिए कम से कम 3 महीने हमको चाहिए, कम से कम 3 महीने। अरे कंपटीशन एग्जाम है भाई, क्या मजाक बना रखा है इन लोगों ने। बाकी चलो मिलते हैं। और हाँ, एक जरूरी बात आप लोगों को मैं फिर से बता देना चाहता हूं कि अगर आप अपनी तैयारी को अच्छे से करना चाहते हैं तो प्लीज अपने मोबाइल फोन को उठाइए और प्ले स्टोर पर जाइए, एग्जाम फैक्ट अकेडमी जो आपका एप्लीकेशन उसको डाउनलोड करिए, और पीजीटी कॉमर्स का जो बैच है हमारा, उसको एक नॉमिनल सी फीस देकर अवेल करिए, ताकि आपकी तैयारी विद इन 1 मंथ कंप्लीट हो सके, और बिना किसी दिक्कत के, बिना किसी टेंशन के। तो प्यारे मित्रों, इसी नोट के साथ बाय बाय, धन्यवाद। मिलते हैं फिर एक नए लेक्चर में।